आज के इस सेशन का जो एजेंडा है वो कंसेप्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इन जावा। तो हम लोग इसको एक्सप्लोर करें तो देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का कंसेप्ट क्या है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में ये कहा गया कि अगर अपने पास कोई क्लास वेरिएबल है या फिर अपने पास कोई इंस्टेंस वेरिएबल है जिसको हम लोगों ने कोई भी वैल्यू असाइन करके नहीं रखी हुई है, तो उस केस में हमारा जो जावा है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन करेगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ किनको किनको असाइन की जाएंगी? तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है क्लास वेरिएबल्स को असाइन की जाएंगी और इंस्टेंस वेरिएबल्स को असाइन की जाएंगी, और तब असाइन की जाएंगी जब क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल को पहले से कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है। यहाँ पे हम लोग एक टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में मैंने वेरिएबल का टाइप लिखा हुआ है और उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान दिए तो जो इंटीजर्स हैं जावा में उनको 4 तरीके से कैटेगराइज किया गया: बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। तो बाइट के लिए कितना स्पेस है? तो 1 बाइट, शॉर्ट के लिए 2 बाइट, इंटीजर के लिए 4 बाइट, लॉन्ग के लिए 8 बाइट। उसी तरीके से जो रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स को 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया। एक को बोला गया फ्लोट और एक को बोला गया डबल। तो फ्लोट के लिए जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट है वो है 4 बाइट और डबल के लिए है 8 बाइट, 8 बाइट। कैरेक्टर के लिए, कैर के लिए है 2 बाइट और बूलियन के लिए है 1 बाइट। ठीक है। तो यहाँ एक रेफरेंस वेरिएबल की भी बात उठी है, इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग जो कि इंटीजर टाइप के 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं उनको हम लोग जान रहे हैं। बाइट के लिए 1 बाइट, शॉर्ट के लिए 2 बाइट्स, इंट के लिए 4 बाइट, लॉन्ग के लिए 8 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है। फ्लोट के लिए 4 बाइट्स और डबल के लिए 8 बाइट्स चाहिए। कैर के लिए 2 बाइट्स और बूलियन के लिए 1 बाइट। जब हम लोग बूलियन के लिए बात कर रहे हैं 1 बाइट, तो 1 बाइट में 8 बिट्स हैं। उन 8 बिट्स में से केवल एक सिंगल बिट यूज होती है बूलियन वेरिएबल की वैल्यूज के लिए। तो बूलियन वेरिएबल की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? तो वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज क्या हैं। तो बाइट के लिए, शॉर्ट के लिए, इंट के लिए 000, लॉन्ग के लिए 0L, EL स्मॉल में भी सही है और कैपिटल में भी सही है। फ्लोट के लिए 0.0F, F स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, नो इशू। डबल के लिए बात किया जाए तो 0.0, 0.0। ठीक है। बाय डिफॉल्ट फ्लोट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज डबल, ये बात हम लोग को पता है। मसलन अगर मैं ये कहूं कि एक वैल्यू है 1.2, तो ये कैसी वैल्यू है? तो 1.2 एक डबल वैल्यू है और 1.2F कैसी वैल्यू है? तो ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है। अब जो है कैरेक्टर की बात करें, कैर के लिए, तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है \U0000। तो ये जो \U जो है यूनिकोड कैरेक्टर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिकोड कैरेक्टर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम लोग सी की बात करें तो सी जो है ASCII 8.0 के ऊपर बेस्ड है। यानी सी का जो कैरेक्टर सेट है वो कौन सा है? वो ASCII 8.0 है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसी तरीके से जावा जो है वो UTF कोड को, यूनिकोड कैरेक्टर सेट को क्या करता है? फॉलो करता है। तो जब हम लोग ASCII कैरेक्टर सेट की बात कर रहे थे तो ASCII कैरेक्टर सेट जो है 8 बिट लॉन्ग्स है। भाई हमने कहा ASCII 8.0, तो ASCII कैरेक्टर सेट में 8 बिट की बात हो रही है।
तो 256 सिंबल्स। इसका एक और वर्जन आता था पहले, ASCII 7.0, तो वहाँ पे हर सिंबल के लिए 7 बिट्स की ज़रूरत थी, तो वहाँ 128 सिंबल ही स्टोर हो सकते थे। यूनिकोड कैरेक्टर सेट बहुत बड़ा कैरेक्टर सेट है और ये 2 बाइट लॉन्ग है। तो 2 बाइट लॉन्ग बोलने का मतलब कि हम लोग इसमें 65,536 डिफरेंट सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इस पूरी धरती पे जितनी भी भाषाएं हैं उनमें जो भी सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे सिंबल्स यूनिकोड कैरेक्टर सेट में इस्तेमाल हो जाएंगे, होते हैं। और बहुत सारे स्पेसेस, लगभग 35,000 के आसपास जो स्पेसेस हैं वो अभी भी ब्लैंक हैं। अगर आगे कोई लैंग्वेज डेवलप होती है तो हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। अब रेफरेंस वेरिएबल्स जो हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है वो नल होती है। अब हम लोग आगे आए तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम के थ्रू इसको करके बताने की कोशिश की है। मैंने एक क्लास लिया हुआ, क्लास का नाम है डी टेस्ट, और यहाँ जो है हमने केवल इंटीजर्स को कंसीडर किया है। तो मैंने बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, इन 4 जो इंटीजर्स के डेटा टाइप हैं उनके 4 वेरिएबल्स लिए हैं। बी बाइट है, एस शॉर्ट है, आई इंट है और यल लॉन्ग है। और इन चारों के चारों वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे स्टैटिक बताया है। अब मेन मेथड के अंदर हम लोग बी, एस, आई और यल को एसेस कर रहे हैं। ध्यान ये देना है कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं इनको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई है। तो एज पर रूल इनको कौन सी वैल्यू मिलेगी? तो इनको मिलेगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो बी, एस, आई और यल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या मिलेगी? तो 0, 0, 0 और 0। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ हमने फ्लोट और डबल को कंसीडर किया है। मेरे पास एक वेरिएबल है एफ फ्लोट टाइप का और दूसरा वेरिएबल है डबल डी। दोनों को मैंने स्टैटिक बताया हुआ है और एफ और डी को हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, यानी एफ और डी दोनों अनइनिशियलाइज्ड हैं। ठीक है। और दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो स्टैटिक टाइप के। अब हमने मेन मेथड में एफ और डी की वैल्यू को एसेस किया है। तो एफ और डी को कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी? तो उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज मिलेंगी। तो जैसा कि टेबल में हम लोगों ने देखा था कि फ्लोट के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 0.0 एफ और डबल के लिए 0.0 डी। अब हम लोग बात करते हैं नॉन न्यूमरल्स की। तो नॉन न्यूमरल्स में अपने पास 2 डेटा टाइप है। पहला बूलियन है और दूसरा कैरेक्टर है। तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स मैंने लिए हुए हैं, बी और सी। बी बूलियन है और सी कैर है। दोनों को यहाँ पे भी स्टैटिक बताया हुआ है। और बी और सी इन दोनों की वैल्यूज़ को, इन दोनों वेरिएबल्स में मैंने कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन नहीं की है। फिर हम मेन मेथड में आके बी और सी की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो हमको सी के लिए जो वैल्यू मिलेगी वो स्क्रीन पे कैसा दिखेगा? तो वो ब्लैंक स्पेस दिखेगा। यानी जो कैरेक्टर के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी \u 0000, वो किस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है? तो वो एक ब्लैंक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे तो सी की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? तो एक ब्लैंक स्पेस हमको मिलेगा। और बी की जो वैल्यू होगी वो होगी फॉल्स। और यहाँ जो है, जो अपना एक वेरिएबल बचा हुआ था उसको क्या बोला गया था? तो रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है। देखिए रेफरेंस वेरिएबल क्या है? किसी भी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल हम लोग बनाते हैं। इसके पहले जब हम लोगों ने काम किया था तो वहाँ पे भी हम लोगों ने रेफरेंस वेरिएबल्स को जो है देखा था। फिलहाल आगे हम लोग उस चीज़ को देखेंगे
और यहाँ जो है मैंने एक क्लास को कंसीडर किया, वो क्लास है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्लास के लिए फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम क्या होता है, तो जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जावा में जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस कहाँ से डिराइव हो रही हैं, तो वो जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट से डिराइव हो रही हैं। तो अगर कोई पूछे कि जावा में बेस क्लास कौन सी है, तो बेस क्लास बोलने का मतलब कि हम ऐसे क्लास की बात कर रहे हैं जिससे सारी क्लासेस डिराइव्ड हुई हैं। सारी क्लासेस, चाहे वो सिस्टम डिफाइंड हो चाहे वो यूजर डिफाइंड हो। तो वो कौन सी क्लास है, तो वो क्लास है जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट की बात की है, और मैंने ऑब्जेक्ट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल मैंने कौन सा लिया है, ओ, स्मॉल ओ। और कैसा इसको बताया हुआ है, तो स्टैटिक मैंने बताया हुआ है। अब देखिए, तो ये जो ओ है इसको मैंने कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन नहीं की है। तो ओ क्या है, ये ओ जो है वो रेफरेंस वेरिएबल है। किस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, तो ओ इज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। और अब हम यहाँ पे ओ की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो चूंकि हमने ओ में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, कोई भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमने असाइन नहीं किया है, इसलिए इस ओ में कौन सी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी नल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, नल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को देखा। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने जो इंटीजर के लिए 4 वैल्यूज़ थी, 4 टाइप के अपने पास डेटा टाइप थे इंटीजर्स के लिए, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, उन सब के लिए 0 हो गया था डिफ़ॉल्ट वैल्यू। रियल नंबर्स के लिए अपने पास 2 डेटा टाइप थे, फ्लोट और डबल। उनके लिए फ्लोट के लिए हो गया था 0.0f और डबल के लिए हो गया था 0.0। कैर के लिए क्या हो गया था, तो \u0000। और ध्यान दीजिए कि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का जो टेबल था वहाँ पे मैंने सिंगल कोट में लिखा था, सिंगल कोट में ब्लैक \u0000। तो हम लोग को पता है कि एनीथिंग इनक्लोज विद इन सिंगल कोट इज ए कैरेक्टर कांस्टेंट। फिर हम लोगों ने देखा बूलियन के लिए, तो बूलियन के लिए जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, तो फॉल्स है। और यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ हम लोगों को ये भी पता चली कि बूलियन जो है 1 बाइट का स्पेस लेता है मेमोरी में। उस 1 बाइट के स्पेस में से केवल एक सिंगल बिट यूज होती है ट्रू और फॉल्स के लिए। ठीक है, तो 1 मीन्स ट्रू और 0 मतलब फॉल्स। तो जो हम 1 बाइट मेमोरी में एलोकेट करा रहे हैं उसमें से हम लोग केवल सिंगल बिट यूज कर रहे हैं, और 7 बिट्स जो है वो क्या है, अनयूज्ड है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि जावा में मेमोरी एलोकेशन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, वो है 1 बाइट। ठीक है, और फिर हम लोगों ने बात किया रेफरेंस वेरिएबल का। रेफरेंस वेरिएबल क्लास के रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम लोग उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को असाइन करते हैं। रेफरेंस वेरिएबल्स कैसे हैं, तो रेफरेंस वेरिएबल को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल्स आर द पॉइंटर्स, क्योंकि जावा में ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके नाम नहीं है, ऑब्जेक्ट्स को हीप में स्टोर किया जाता है। और अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए मेरे पास उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो वो एड्रेस किसके पास होगा, तो वो होगा रेफरेंस वेरिएबल के पास। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोगों ने लिंक लिस्ट को पढ़ा था, तो लिंक लिस्ट में क्या था कि पहले नोड का जो एड्रेस था वो स्टार्ट नाम के एक पॉइंटर में था, और पहले नोड के एड्रेस के पास दूसरे नोड का एड्रेस, दूसरे के पास तीसरे का एड्रेस, एंड सो ऑन। तो अगर किसी कारण से हमारा स्टार्ट पॉइंटर खो जाए तो हमारी लिस्ट जो है वो मेमोरी में पड़ी रहेगी, लेकिन हम लोग उस लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से जावा में जो रेफरेंस वेरिएबल्स हैं वो पॉइंटर्स हैं, और ये किसको पॉइंट कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। और यहाँ एक मज़ेदार बात है, जैसे हमने कहा कि अगर लिंक लिस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं और स्टार्ट पॉइंटर खो जाए, ठीक है, एक्सीडेंटली स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यूज चेंज हो गई,
तो लिस्ट फिजिकली मेमोरी में रहेगी बट हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जावा में मेमोरी मैनेजमेंट बहुत शानदार है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में नहीं रखा जाएगा जिस ऑब्जेक्ट का कोई एक्टिव रेफरेंस हमारे प्रोग्राम में नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके एड्रेस को हम लोग किसी रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करके नहीं रख रहे हैं तो होगा क्या, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और तुरंत जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जावा का मेमोरी मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से जो आज का कंसेप्ट था डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का वो हम लोगों ने देखा। तो अभी आज के इस सेशन में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसके एक एस्पेक्ट को कवर किया है, और वो कौन सा एस्पेक्ट था कि जब अपने पास स्टैटिक वेरिएबल्स की बात उठी थी, तो स्टैटिक वेरिएबल्स अगर अनइनिशियलाइज्ड हैं तो उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी जाएंगी। अगले लेक्चर में जो है हम लोग इस बात को देखेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल्स को लेके कैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ रही हैं। हालांकि ये काम हम लोग 1-2 लेक्चर के बाद जो है बड़े आराम से खुद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी अगर ज़रूरत होगा तो एक वीडियो जो है डाली जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही।